Good morning class. Today we are going to start new lesson. आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप. ठीक है, जो आपके पास 5th चैप्टर है. तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एलिमेंट्री शेप्स क्या होते हैं. जो शुरुआती आकार हैं जैसे कि हमारे पास लाइन, रे, लाइन सेगमेंट, एंगल्स, ये सब एलिमेंट्री शेप्स होते हैं. आप सबको पता है कि जब हमारे पास 3 साइड्स या 3 लाइन सेगमेंट से कोई भी शेप्स हमारे पास मिलते हैं तो वो पॉलीगन स्टार्ट होते हैं. ठीक है, जैसे कि 3 साइड वाला कौन होता है? ट्रायंगल. 4 साइड वाला क्वाड्रिलेटरल. इस तरह से. तो जैसे एलिमेंट्री शेप की बात हो रही है तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो एक लाइन क्या होती है? आप सबको पता है कि लाइन जो होता है वो कलेक्शन ऑफ ए पॉइंट. अगर मैं बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे लगाऊं तो इन सब का जो कलेक्शन है उससे मेरे पास एक लाइन मिलती है. ठीक है. नेक्स्ट वन इज रे. व्हाट इज रे? रे जो होता है वो एक लाइन ही होती है बट उसमें एंड पॉइंट क्या होते हैं? 1 एंड पॉइंट होता है. जैसे लाइन में कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता क्योंकि लाइन को मैं इस तरफ से भी बढ़ा सकता हूँ और इस तरफ से भी बढ़ा सकता हूँ. और रे में क्या होता है? रे में केवल एक एंड पॉइंट होता है. जैसे कि यहाँ पे ऐसे रे को हम इस तरह से दिखाते हैं. यहाँ पर एक एंड पॉइंट तो है बट इस तरफ कोई भी एंड पॉइंट नहीं है. नेक्स्ट वन इज लाइन सेगमेंट. What is a line segment? Line segment is a part of a line. माना मेरे पास एक लाइन है और इसका मैं एक पार्ट तोड़ दूं ऐसे यहाँ से और यहाँ से, तो मेरे पास यहाँ से और यहाँ तक जो ये मिल रहा है ये क्या मिल रहा है? लाइन सेगमेंट मिल रहा है. ठीक है. तो लाइन सेगमेंट के कितने एंड पॉइंट होते हैं? लाइन सेगमेंट के 2 एंड पॉइंट हैं, जैसे यहाँ पे ए और बी. क्लियर स्टूडेंट? चलिए एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 जो है मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ. क्वेश्चन है व्हाट इज द डिसएडवांटेज इन कंपेयरिंग लाइन सेगमेंट बाय मेयर ऑब्जर्वेशन. मेयर ऑब्जर्वेशन क्या होता है? मेयर ऑब्जर्वेशन होता है सिर्फ देख के बताना. ठीक है. तो इस क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है कि क्या डिसएडवांटेज हैं अगर मैं किसी लाइन सेगमेंट को देख के बता दूँ. आप सब जानते हैं कि देख के जो मेजरमेंट होती है वो एक सटीक मेजरमेंट नहीं हो सकती. जैसे कि माना मैं एक यहाँ पे लाइन सेगमेंट बना दूँ ए बी और एक दूसरी लाइन सेगमेंट बना दूँ सी डी, तो भले ही ये लाइन सेगमेंट जो है मेयर ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है सिर्फ देख के, भले ये दोनों जो है देखने में बराबर लग रहे हो, पर अगर मैं रूलर या फिर डिवाइडर से इनको चेक करूं तो कहीं ना कहीं इनके लेंथ में डिफरेंस आएगा. ठीक है. हो सकता है कि ये 5.3 हो और ये 5.4 हो. तो डिसएडवांटेज क्या होते हैं सिर्फ देख के बताने कि उसमें जो है गलतियां होने के चांसेस क्या होते हैं? पक्का होंगे ही होंगे. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2 है. क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ मैं एक बार आपके लिए. वाई इज इट बेटर टू यूज ए डिवाइडर देन ए रूलर विच मेजरिंग द लेंथ ऑफ ए लाइन सेगमेंट. उन्होंने कहा है कि किसी भी लाइन सेगमेंट को नापने के लिए डिवाइडर क्यों अच्छा माना जाता है, किसके अपेक्षा? जो हमारा रूलर होता है, जो कि हम स्केल, जिसको हम स्केल बोलते हैं, उससे अच्छा है कि हम डिवाइडर यूज़ करें. उसका कारण यह है कि अगर हम एक लाइन सेगमेंट बना देता हूँ मैं यहाँ पे, अगर माना एक लाइन सेगमेंट है मेरे पास ये, तो जो लाइन सेगमेंट है उसकी कई बार क्या होता है कि बहुत थिकनेस होती है. ठीक है. तो उससे जो है उसका सही मेजरमेंट नहीं हो सकता. पर अगर मैं उसी की जगह डिवाइडर यूज़ करूं, डिवाइडर आपने देखा होगा कि एक कंपास जैसा होता है, बस कंपास में क्या होता है? एक तरफ नुकीली कील होती है और दूसरी तरफ पेंसिल लगाने के लिए होता है. पर जो डिवाइडर होता है उसमें दोनों तरफ क्या होता है? एक नुकीली कील होती है. तो उससे हम जो है क्या कर सकते हैं? जो लाइन सेगमेंट है उसको हम मेज़र कर सकते हैं. ठीक है. इसलिए हम रूलर को ज़्यादा अच्छा मानते हैं मेजरमेंट के लिए. किसके अपेक्षा? जो हमारा रूलर होता है. चलिए क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 है ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट ए बी, टेक एनी पॉइंट सी
lying in between A and B measure the length of AB, BC and AC. Is AB equal to AC plus CB? तो मुझसे पूछा गया कि हमें एक लाइन सेगमेंट बनाना है जो कि AB नाम से होगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट बनाया है AB, और उन्होंने कहा है कि कोई भी एक पॉइंट लीजिए C जो कि AB पर हो और इसके क्या हो, बिल्कुल इधर कहीं होगा, यहाँ पे या यहाँ पे लगा देते हैं हम, यहाँ पे कोई C होगा पॉइंट। तो अब उन्होंने पूछा है मेजर द लेंथ ऑफ AB, तो मैं पहले AB की लेंथ नापूंगा, फिर AC, फिर CB की, फिर मैं बताऊंगा कि क्या ये दोनों मतलब इसको यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ से यहाँ तक दोनों को ऐड करके और क्या ये टोटल डिस्टेंस बराबर आ रही है। तो देखो, अगर मैं यहाँ से इसको यहाँ तक नापूं, माना ये जो है 5 सेंटीमीटर है, और यहाँ से यहाँ तक अगर नापूं तो ये माना 3 सेंटीमीटर है। तो अब मुझे ये बताने कि क्या AC प्लस CB टोटल AB के बराबर होगा। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे देखूँ AC जो है 5 सेंटीमीटर हो, CB कितना हो 3 सेंटीमीटर हो, और AB की अगर मैं लेंथ नापूं तो दोनों को नाप के कितना रहा, 5 प्लस 3 8 सेंटीमीटर। तो उन्होंने पूछा कि क्या इन दोनों को ऐड करके जो आ रहा है वो टोटल लेंथ के बराबर होगा। तो देखिए कैसे, मैं ये कह सकता हूँ कि AC प्लस CB कितना आ रहा है, AC है 5 और प्लस CB कितना है 3, तो कितना आ रहा है 8 सेंटीमीटर, और जो कि किसकी लंबाई है, AB की लंबाई है। तो इन दोनों को ऐड करके टोटल लेंथ उतनी ही आएगी जितना दोनों को ऐड करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ एक बार। इफ A, B and C are the 3 points on a line such that AB 5 cm, BC 3 cm and AC 8 cm, which one of them lies between the other two? उन्होंने कहा कि एक लाइन, मेरे पास कोई 3 पॉइंट है A, B, C, A, और यहाँ पे माना मैंने बना दिया है B, और मैंने यहाँ पे बना दिया है C। ठीक है, और उन्होंने पूछा है कि जो AB है वो 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, AB 5 सेंटीमीटर है और BC है 3 सेंटीमीटर, BC है 3 सेंटीमीटर एंड AC इक्वल टू, और यहाँ से टोटल यहाँ तक है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा, अब उन्होंने पूछा है 8 सेंटीमीटर, विच वन ऑफ देम लाई बिटवीन द अदर टू। देखो, उन्होंने कहा है कि जो कौन से 2 पॉइंट हैं, जो कि कौन सा पॉइंट है जो कि पूरी लाइन के ऊपर बीच में होगा कहीं, या तो देखो कैसे, AC इज लॉन्गेस्ट लाइन सेगमेंट, AC इज लॉन्गेस्ट लाइन सेगमेंट, AC जो है वो सबसे बड़ा लाइन सेगमेंट है। तो हम क्या कह सकते हैं कि B इज ऑन द लाइन AC। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है वेरीफाई वेदर D इज द मिड पॉइंट ऑफ AG। मुझे एक यहाँ पे फिगर दिया गया है, ये फिगर यहाँ पे बनाया गया है क्वेश्चन नंबर 5 में, और मुझसे पूछा गया है कि बताइए कि D जो है वो क्या होगा, D पूरे लाइन सेगमेंट जो AG है यहाँ से लेकर और यहाँ तक, वो उसका एक मिड पॉइंट है। ठीक है, तो देखिए अगर मैं यहाँ पे AD की लेंथ निकालूँ, AD की लेंथ कितनी होगी, यहाँ से 1 2 और यहाँ से 3, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है 3 यूनिट। ठीक है, 3 यूनिट की लेंथ है A से D तक। अब मैं ये देखूँगा D से और G तक जो है कितनी यूनिट की है, यहाँ से यहाँ 1, यहाँ से यहाँ 2, यहाँ से यहाँ 3, तो मैं ये कह सकता हूँ कि DG वो भी कितनी है 3 यूनिट। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि AD और DG दोनों ही क्या हैं, बराबर हैं। तो अगर दोनों हिस्से बराबर होंगे, मतलब इधर का हिस्सा और इधर का हिस्सा अगर बराबर होगा, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AG। समझ में आ रहा है ना आपको। जैसे कि माना मैं ये कहूँ, अगर यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक
10 सेंटीमीटर है और यहाँ बीच में अगर माना कोई एम पॉइंट है एम और यहाँ से यहाँ तक 5 और यहाँ से यहाँ तक 5, तो दोनों हिस्से जब बराबर है तो इसका मतलब पॉइंट एम जो है मिड पॉइंट होगा। तो वही यहाँ पे दोनों इधर का हिस्सा और इधर का हिस्सा दोनों बराबर आ रहा है, इसका मतलब जो पॉइंट डी है वो क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ता हूँ आपके लिए। इफ बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड सी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी, वेयर ए बी सी डी lie on the straight line, say y a b equal to c d। इन्होंने कहा है कि मेरे पास कोई भी 4 पॉइंट है जो कि एक स्ट्रेट लाइन में है और इसमें कुछ कंडीशंस दी गई हैं। जैसे क्या, इन्होंने कहा कि जो पॉइंट b है वो ए सी का मिड पॉइंट है और जो c है वो बी डी का मिड पॉइंट है। तो मुझे बताना है कि ए बी और सी डी जो है दोनों क्या हैं, बराबर है। मुझे बताना है कि ए बी और सी डी जो है क्या है, दोनों बराबर है। चलो देखते हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि बी जो है वो ए सी का मिड पॉइंट है, वो मुझे क्वेश्चन में दिया है। तो जब दोनों का मिड पॉइंट है तो इसका मतलब इधर का हिस्सा और इधर का हिस्सा दोनों बराबर होगा। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि ए बी इक्वल टू बी सी। ठीक है, मैं इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूँ। ठीक, अच्छा, उन्होंने एक क्वेश्चन में एक चीज़ और मेंशन की है कि C जो है वो मिड पॉइंट है BD का, है ना। तो अगर ये C जो है इन दोनों का मिड पॉइंट है तो इधर का हिस्सा और इधर का हिस्सा दोनों बराबर होगा। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि BC इक्वल टू CD, इक्वेशन 2। अब एक चीज़ देखिए आप कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में दोनों के जो बराबर है, या मैं इसको थोड़ा अगर आगे पीछे लिखूं, मैं इस तरफ लिख सकता हूं कि सी डी इक्वल टू बी सी, ऐसा लिख सकता हूं। तो देखो इधर का बी सी, इधर का बी सी जब दोनों बराबर हैं तो ये दोनों भी बराबर होंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन से क्या हो जाएगा बताइए, इधर क्या, जब उनके राइट हैंड साइड जब बराबर हैं तो उनके लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएंगे, बराबर ही हो जाएंगे। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ए बी इक्वल टू सी डी। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रूव हो जाएगा। स्टूडेंट, इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस थे वो मैं करवा चुका हूँ आपको, और इससे रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज हैं वो आपको PDF के माध्यम से आपको आपके ग्रुप में भेज दी जाएंगी। ओके, थैंक यू क्लास।